नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगले सप्ताह मंगलवार यानी 4 जून को सभी 7 चक्र में पड़ने वाले वोटों की गिनती एक साथ शुरू होगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में मतगणना की तैयारियां और मतगणना करने वाले अमले की जरूरी ट्रेनिंग का काम पूरा कर लिया गया है। इधर सियासी दल की अपनी तैयारियां हैं। देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों को चुनावी नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक दिन पहले प्रदेश के चुनाव अधिकारियों संग बैठक कर मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। कुमार ने ट्रेनिंग को लेकर भी विशेष हिदायत दी। बताया गया कि प्रदेश में जिले 55 हैं, लेकिन 3 नए जिलों में अधूरी प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए मतगणना केवल पुराने 52 जिला मुख्यालय में ही होगी। आयोग मतगणना से एक दिन पहले अपने अमले को एक बार फिर ट्रेनिंग दिलाएगा, ताकि वोटों की गिनती में किसी तरह की कोई खामी न रहे। इधर कांग्रेस का फोकस वोटिंग कर चुके मतदाताओं का हिसाब किताब रखने वाले फॉर्म 17C पर है। इसे लेकर मतगणना एजेंट्स को लेकर विशेष हिदायत दी गई है। वहीं बीजेपी की नजर हॉट सीटों पर है, जहां मुकाबला पिछले चुनाव के इतर कांटे का माना जा रहा है। इस तरह सबकी अपनी अपनी तैयारी है। वहीं आम जन चुनाव परिणाम को लेकर उत्सुक है। DNN के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। बिल्कुल, तो मुकाबला पिछले चुनाव की बात कर लें तो इतर कांटे का माना जा रहा है। और इसी तरह अगर देखें तो सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं और सबसे ज्यादा जो आम जनता है वो परिणाम को लेकर उत्साहित है और उत्सुक भी है। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मतगणना की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। पैनल पर आज हमारे साथ स्टूडियो से पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, साथ में बीजेपी से अजय धवले जी, कांग्रेस से राजकुमार उपाध्याय जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। लोकसभा चुनाव को मतगणना को लेकर अगर बात की जाए तो उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अब इंतजार 4 जून का। हाँ बिल्कुल इरम, देखिए हालांकि चुनाव का जो महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, वो अंतिम पड़ाव पर है। अब 1 जून को 57 सीटों पर मतदान के बाद स्वाभाविक तौर पर जो इंतज़ार है बेसब्री से वो मतगणना का है। और 4 जून की, यानी अगर देखा जाए तो आज ही के दिन अगले सप्ताह है, वो इस समय तक तो देखिए तमाम रुझान सामने आ जाएंगे। तो जो तैयारी है मतगणना को लेकर, तो प्रशासनिक अमला यानी चुनाव आयोग के निर्देश पे पूरी तैयारी सभी मध्य प्रदेश की बात करें तो 55 जिलों में की गई है। क्योंकि जो 52 जिलों में की गई, क्योंकि जो 3 नए ज़िले हैं वहाँ पर अभी कलेक्टर पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना तो हो गई, लेकिन जो एक पूरी व्यवस्था होना चाहिए वो अभी आधी अधूरी है। इसके चलते जिला जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय है उसने तय किया कि केवल 52 जिलों में ही अभी मतगणना कराई जाएगी। बाकी 3 जिलों की जो गणना है वो भी इन्हीं पुराने जिलों में होगी। तो स्वाभाविक तौर पर अब देखिए, जहाँ तक राजनीतिक दलों की बात करें तो कांग्रेस लगातार फॉर्म 17C, जिसमें मतदान और मतदान प्रतिशत, मतदाताओं की संख्या, स्त्री पुरुष वगैरह तमाम एक ब्यौरा होता है, वो अपने एजेंट्स को उसको लेकर ज़्यादा ताकीद कर रहे हैं कि भाई अब इस पर नज़र रखें, कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि जो अविश्वास का एक माहौल, मुझे लगता है कि अविश्वास जैसी चीज़ होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल है, सियासी दल है, हर दाव पेंच अपनाते हैं और उन्हें शंका कुशंका बनी रहती है। तो इसके चलते कांग्रेस जो है वो इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। बीजेपी की नज़र उन सीटों पर ज़्यादा है जहाँ पर कहीं ना कहीं माहौल एक तरीके से यानी कड़ा मुकाबला की बात कही जा रही है, खास करके आदिवासी अंचलों की जो सीटें हैं। तो सबकी अपनी अपनी तैयारी है इरम, और उसी लिहाज से अब देखना है कि हालांकि देखिए राजनीतिक दल के एजेंट्स के लिए करने को बहुत कुछ नहीं होता, वो केवल एक निगाह रख सकते हैं। वो सारा काम तो उसी अमले को करना है जिसके हाथ में EVM की मशीन है, और पूरी पारदर्शिता सतर्कता उसकी आयोग की तरफ से भी बरती जाती है। कल इसी को लेके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए कि भाई किसी तरह की कोई कमी नहीं रहना चाहिए ट्रेनिंग में भी, और किस ताकि मतलब गणना के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इसको लेकर भी कल उन्होंने हिदायत दी, और जो ज़रूरी अगर कहीं कोई कमी थी समीक्षा के दौरान तो उसे पूरा करने के निर्देश भी उन्होंने दिए।
अब देखना है कि इंतज़ार बस वाकई में 4 जून को आपको हमको सबको उसी का इंतज़ार है मेरा। बिल्कुल अजय जी, जिस तरीके से देखा जाए भाजपा अब की बार 400 पार का नारा लेकर चल रही है। बूथ को साधने की लगातार कवायद रही, बूथ को साधा, आदिवासी दल को साधा, महिलाओं को जिस तरीके से साधने का प्रयास किया। विधानसभा चुनाव में हमने नतीजे देखे, भाजपा की अपनी तैयारी रही इस चुनाव में। क्या लगता है आपको कि क्या नतीजे, हालांकि 4 जून का सबको इंतजार है, निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, लेकिन किस तरीके से तैयारी थी, क्या कॉन्फिडेंस इस वक्त आपके पास? जी अजय जी। जी जी उम्मीद का चुनाव था, 2019 विश्वास का चुनाव था, 2024 मोदी जी की गारंटी का चुनाव था। मुझे लगता है निश्चित तौर पे भारत की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने जो प्रधानमंत्री जी की देश को गारंटी थी और जो भाजपा का संकल्प था, उस संकल्प की पूर्ति का इतिहास और विगत 10 विकास के नित नए आयाम स्थापित किए, गरीब कल्याण के नित नए आयाम स्थापित किए हैं, देश की जनाकांक्षाओं का जो सम्मान किया है, उस सम्मान को जनादेश मिला है। और पहली बार देश में एक ऐसी सरकार जो तीसरी बार वापस आने जा रही है, जिसने अपने कामों के भरोसे, जिसने अपनी शुचिता की राजनीति के भरोसे, जिसने अपने विकास के इतिहास के भरोसे फिर से एक दमदार वापसी की ओर कदम बढ़ा दिए। निश्चित तौर पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारत की जनता का कि जिसने मध्य प्रदेश की जनता का कि भारतीय जनता पार्टी को 2023 का विधानसभा चुनाव हो या अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव में हो, जो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व स्नेह मिला है। हम लोग कैंपेन में जाते थे और देश की जनता उमड़ उमड़ कर भारतीय जनता पार्टी के जो गरीब कल्याण का एजेंडा था, जो जन आकांक्षाओं का सम्मान था, उसको जनादेश के रूप में अपना मत दे रही थी। वो देख के आज ये लग रहा है कि देश में विकास की राजनीति का दौर, देश अब वापस आ चुका है। और ये जो परिवारवाद की राजनीति चलती थी, इन प्रकार से सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन बना लिए जाते थे, भले ही आप आइडियोलॉजिकली आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए जो दलों के कुनबे एक हो जाते थे, वो देश की जनता ने देखा है। और यही देश की जनता ने देखकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। लेकिन अजय जी, फिर भी कांग्रेस को इतना संदेह क्यों रहता है? हमेशा कभी ईवीएम पर, कभी किसी चीज पर, कहीं ना कोई मुद्दा उठाई देती है कांग्रेस। देखिए, उनका ये इतिहास रहा है, जब डेमोक्रेसी अपनी फलने की ओर होती है, डेमोक्रेसी जब फूलती है या डेमोक्रेसी जब बड़ी होती है, लोकतंत्र जब हमारा बड़ा होता है, तब कांग्रेस का अंतर्गत संगठन जो है उसको डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि देश की राजनीति सिर्फ उनका जो हताशा निराशा से ग्रसित एक इतिहास रहा है, उनका जो तानाशाही का इतिहास रहा है, इमरजेंसी का जिन लोगों का इतिहास रहा है और चुनी हुई सरकारें गिराने का जिन लोगों का इतिहास रहा है, वो सामान्य परिवारों से आए हुए लोगों को देश की सत्ता का केंद्र बिंदु कभी नहीं मान सकती, क्योंकि वो एलिट फैमिली है, फर्स्ट फैमिली है। उसका ये मानना है कि देश की राजनीति करने पे सिर्फ उनका अधिकार है। लेकिन यहाँ देश की जनता ने ये दिखा दिया। और आज जिस प्रकार से पहले ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठाया, फिर अब इस पूरे इलेक्शन में आप देखेंगे फॉर्म 17C के डेटा को लेके इन्होंने हो हल्ला खड़ा किया था। अब इलेक्शन कमीशन ने 5 फेज के एब्सोल्यूट नंबर्स अपनी वेबसाइट पे डाल दिए और अब आप इनका फॉर्म 17C का जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा था वो खाली पड़ गया। तो मुझे लगता है कि बार बार आप जितना प्रोपेगेंडा करेंगे, देश की जनता समझदार है। और वैसे भी फॉर्म 17C को लेके आपने जितना प्रोपेगेंडा किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया था। और दूसरा एक बहुत साधारण सा तरीका था, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने परसेंटेज डिक्लेयर कर दिए थे और आपको नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यह पता था, आप रिवर्स कैलकुलेशन कर देते तो आपको एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स पता चल जाता। नहीं, लेकिन फिर भी आपको देश की जनता में भ्रम फैलाना है, संदेह पैदा करना है। हमारी जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग और बाकी अन्य स्वायत्त संस्थाएं, उनकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठाया। देश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे लगता है इसी को देख के देश की जनता ने फिर से भाजपा को जनादेश दिया। राजकुमार जी, क्या कहेंगे आप? अजय जी को सुना आपने। ये एक 2014 से 2024 तक जिस प्रकार का देश में महंगाई, अपराध और भी कई चीजों में जो हम बेरोजगारी मान लें, इनमें बिल्कुल पार लगातार, जैसे इस समय गर्मी का पारा पार हो रहा है, उसी प्रकार इनकी भी मूल्य पार हो चुके हैं हर चीजों के। तो अब तो ये तानाशाही सरकार का अंत है, जो कि ना देश में सही सुरक्षा का मापदंड अपना पाई, ना आदिवासियों पे अत्याचार और युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, महंगाई को नियंत्रण नहीं कर पाई, कोई उद्योग धंधे नहीं खोल पाए। इन सबको लेके निश्चित रूप से देश और प्रदेश की जनता ने, विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश की जनता ने, मध्य प्रदेश की जो ट्रिपल इंजन सरकार की असफलता है
लगातार जो ये परिणाम आ रहे हैं, हर घटनाएं हो रही है, चाहे किसी भी प्रकार की अपराध की घटना हो, चाहे व्यापारिक घटनाएं हो, आदिवासियों का मामला हो, दलित परिवारों के लिए मामला हो, इन सबको लेके निश्चित रूप से जो मतदाताओं ने मतदान किया है उसका परिणाम 4 जून को दिख जाएगा। और जहां तक बात है कांग्रेस के प्रश्न उठाने की, तो कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। उन्होंने अपनी इन सब मतगणना अभिकर्ताओं के समक्ष जो मतदान में आने वाली समस्याओं उनसे निपटने के लिए उन्होंने एक कार्यशाला प्रशिक्षण दिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों तकलीफ हो रही है हमें नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये तो हमारी पार्टी का काम है, आप भी करिए। तो 17C की संपूर्ण जानकारी से उनको अवगत कराना था, जिससे लोकसभा में मतगणना कार्य सफलता संपन्न कराया जा सके। वहीं जो हमारे मतगणना में शामिल होने वाले अभिकर्ताओं को भी पूरी जानकारियां दी गई, जिसमें काउंटिंग एजेंटों को ट्रेनिंग के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार कर दिए गए हैं। ठीक है। और उनको ये भी विशेष रूप से जानकारी दी गई कि 85 साल से ऊपर के मतदाताओं द्वारा जो मतदान को कैसे देखा जाएगा, पोस्टल बैलेट की गिनती कैसे होगी, ईवीएम का रख रखाव कैसे होगा, कैसे ईवीएम की गणना होगी, कैसे पर्चियों की गिनती होगी, उन सभी जानकारियों को ट्रेनिंग के दौरान अवगत करा दिया गया है। और इन्हीं मतों की जांच और तकनीकी बिंदुओं और बारीकी से मतगणना के संबंध में निगरानी करने के लिए क्या ये प्रशिक्षण कार्य दिया गया था, जिससे मतगणना कार्य में शामिल होने वाले हमारे अभिकर्ताओं को मतगणना कार्य की बारीकियों और भ्रांतियों से भी हम अवगत करा दें, जिससे जिस प्रकार की बातें फैल रही है वो नहीं फैले। रवि जी, आप क्या कहेंगे? दोनों को ही सुना आपने। एक तरफ जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बोला था कि हमेशा कांग्रेस ईवीएम को लेकर मुद्दा उठाती है, तो वहीं अजय जी ने उसको पूरा ब्रीफ करते हुए कहा कि किस तरीके से पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है। वहीं राजकुमार जी ने बात करी ट्रेनिंग की कि किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से निगरानी रखी जाएगी। हाँ बिल्कुल इरम, देखिए मैंने कहा ना कि सियासी दल है और सबके अपने अपने दाव पेच होते हैं, पूरी रणनीति के तहत चुनाव में उतरा जाता है। और ठीक है, अब कांग्रेस को लगता है कि कहीं इस तरह की गड़बड़ियों की संभावना है या हो सकती है, तो उसको लेकर वो देखिए लगातार पहले ईवीएम पर भी सवाल उठाती रही है और हालांकि सिद्ध कहीं कभी भी नहीं हो पाया है। और अब फॉर्म 17C को लेकर अपने एजेंट्स को ज़्यादा सतर्क किया गया कि भाई देख लें उसमें जो जिन्हें जितना वोटिंग परसेंटेज है उतना है, नहीं है, मतदाता जितने हैं उतना। तो ठीक है, अब राजनीतिक दल है भाई, उनका भी कहीं ना कहीं एक पूरा दाव साख पर है, जो साख जो है वो दाव पर है। तो स्वाभाविक तौर पर हर प्रत्याशी जो है उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है और वो हर जतन करता है कि जीतने के लिए, क्योंकि देखिए जब तक सियासत में राजनीति जो है उसका तो चुनाव का जो परिणाम है वही उसका एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड भी होता है कि वो कितना उसने सफल है असफल है जी। तो यही एक रिपोर्ट कार्ड है, परीक्षा की घड़ी है। तो स्वाभाविक तौर पर हर परीक्षार्थी जो है वो अपने पास होने की पूरी उम्मीद लगाए हुए है और जो राजनीतिक दल है जो उनके सपोर्ट है तो स्वाभाविक तौर पर वो तमाम चीज़ें रखते हैं निगाह। क्योंकि एक दौर हमने वो भी देखा है इरम कि किस तरह मतपेटियाँ लुटती थी, गोलियाँ चलती थी, मतपत्र फाड़ दिए जाते थे जी। और मतलब एक तरीके का जंगल राज टाइप का माहौल था। अब ईवीएम के आने से ये सब चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं, बावजूद इसके आरोप तो लगते रहे हैं सियासत में। बिल्कुल अजय जी, जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है। हालांकि जिस तरीके से कई सियासी हमले हुए, जातिवाद का, आरक्षण का, कई मुद्दे ऐसे उठाए कांग्रेस ने, लेकिन संस्कृति का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा इस लोकसभा चुनाव में। जी इरम जी, मुझे लगता है ये ऐसा मुद्दा है जो किसी भी चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता है। ये देश की आस्था का मुद्दा है, देश की गरिमा से जुड़ा हुआ विषय है और मुझे लगता है निश्चित तौर पे ऐसे विषय को ऐसे विषय पे कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हम देखते हैं कि देश के एक प्रमुख राजनीतिक दल ने 50 वर्षों तक या 70 वर्षों तक एक ऐसे मुद्दे पे राजनीति करने के लिए अन्य दलों को मजबूर किया। आप बार बार हमारी सनातन संस्कृति को, हमारे गौरव को, हमारी जो विरासत थी उनके इतिहास को मिटाने का प्रयास करेंगे, उनको थोड़ा सा जुटलाने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है देश की जनता एक दिन जरूर जागृत होगी और वो अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति या हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उनके गौरव के प्रति वो जागरूक बनेगी। और आपने देखा कि 2024
भारत के इतिहास में या इस भारतवर्ष के इतिहास में एक ऐसा वर्ष आया है कि निश्चित तौर पे जो वर्षों की परंपरा थी, जो हमारे सदियों की प्रतीक्षा थी, वो प्रतीक्षा पूर्ण हुई। हमारी सनातन संस्कृति का गौरव वापस हुआ और आज हम देख रहे हैं कि पहली बार एक ऐसी सरकार ऐसे दल सरकार में है जिसे अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति आस्था प्रदर्शित करने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं है। हमने वो दौर भी देखा इरम जी कि जब सरकारी खर्चे पे रोजा इफ्तार किया जाता तो तब कभी आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन जब इस देश में रामलला का भव्य दिव्य राम मंदिर बना तब देश के राजनीतिक दल अजय जी, आपत्ति इसमें नहीं एक लगी। चीज और जोड़ना चाहूंगी। उमंग सिंगार ने अभी कहा था कि मंत्री पद का लालच दिया था, ऐसे कुछ देखिए, बात जी। ये देखिए, वो अगर ऐसी बातें वो आज सार्वजनिक रूप से आके कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है प्रश्न भी उनसे ही होना चाहिए कि अगर आपको मंत्री पद का लालच दिया गया था, इसका मतलब है अगर आपको ऐसे मंत्री पद का लालच दिया गया था और आप आज उसको बता रहे, उसका मतलब आपकी नीयत में कोई खोट है। अगर किसी राजनीतिक दल ने आपको इस प्रकार का लालच दिया है और आज आप इतने दिन चुप रहने के बाद उस चीज को जनता के समक्ष लाते हो, मतलब आपका आपके दल के प्रति क्या प्रेम है, आपका आपके दल के प्रति जो संदेह की स्थिति है वो प्रदर्शित कर रहे। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति में कभी विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी काफी सक्षम दल है, हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति की वजह से, हमारे नेतृत्व की शक्ति की वजह से, संगठन हमारी और संगठन की शक्ति की वजह से मजबूत है। मैं ऐसे दोगले लोगों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो अपने दल के नहीं हो रहे वो हमारे क्या होंगे। निश्चित तौर पर ये ऐसी बातें वो प्रदर्शित आज जनता के समक्ष लाके अपने खुद की कार्य प्रणाली के ऊपर, खुद की निष्पक्षता के ऊपर संदेह खड़ा कर रहे हैं। राजकुमार जी, क्या कहेंगे आप इस पर? अजय जी कह रहे हैं कि जो उनके दल के नहीं हो वो हमारे क्या होंगे। तो अब तो आपके यहाँ तो उन्हीं को ले लेके ही तो सबसे ज्यादा जश्न मनाया जा रहा, खुशी मनाई जा रही है। और जहाँ तक सनातन संस्कृति की, सभ्यता की बात आ रही है तो देश के प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति ने मछली से लेकर मुजरा पर आ गए। तो आप देखिए कि मछली से मुजरा तक का सफर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो क्या संस्कृति, क्या इनका सम्मान और क्या सभ्यता इनकी है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री की भाषणों से, क्योंकि ये लगातार इनका बीपी गिर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव के परिणाम मतदान के करीब आ रहे हैं, चुनाव के चरण बीतते जाते हैं, वैसे वैसे इनके बयान और बिल्कुल इसमें निम्न स्तर जा रहे हैं कि जिस पर अब हम लोगों को भी लगने लगा है कि किस तरीके का वातावरण निर्मित हो रहा है देश में। पहले तो लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो लोकतंत्र से सरकार गिराने वाले 2018 में कोविड के समय कोविड के दिन बढ़ाने वाले और जिसका कोविड का परिणाम कई परिवारों ने भुगता है, ये इन सब का दोष किस पर है, ये सब जनता समझ रही है। और जनता 4 तारीख को इंडी गठबंधन के साथ आपको देश में बहुमत के साथ सरकार बनाते दिखेंगी। और जहाँ तक बाकी चीजों की बात आ रही है कि प्रदेश में ना इन्होंने बेरोजगारी पे बात करी, ना दलित आदिवासी अत्याचारों पर बात करी, ना महंगाई पर बात करी। इस पर मुंह नहीं खुले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। आज भी देश प्रदेशों में ये बात करते हैं संस्कार संस्कृति की, तो कई मंदिर ट्रस्टों पर और कई जो दैविक संस्थान राजकुमार जी, आपने बयानबाजियों पर जिक्र छेड़ दिया है, तो अजय जी से भी एक जवाब ले लेती हूँ। अजय जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है हताशा निराशा से ग्रसित ये कांग्रेस का इतिहास है। जब जब चुनाव हारने की स्थिति में आ जाती है, इस प्रकार की उच्च राजनीति पे उतर जाती है। और आज जिस प्रकार से दलितों का मुद्दा या और जो अन्याय की बात कर रही है, कांग्रेस अपना इतिहास उठा के देखे। एक अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए हजारों सिखों की जिन लोगों ने नृशंस हत्या कर दी, उनकी बहन बेटियों के सरेआम बला, वो दल आज आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पे संवेदनशीलता और वैमनस्यता फैलाने का समाज में काम कर रहा है। आपको बिल्कुल भी हक नहीं अगर ऐसी दोगली राजनीति करने का। देश की जनता आपको जान चुकी है। और ये जो फर्स्ट परिवार के दरबारी लोग हैं, वो इस प्रकार से वैमनस्यता की राजनीति करने के लिए, बिल्कुल आप लोग वैमनस्यता की राजनीति कीजिए। इस देश ने आज एक ऐसा नेतृत्व और ऐसे दल को पाया है जो राष्ट्र हित की बात करता है, जो राष्ट्र सर्वोपरि की बात करता है। चलिए रवि जी, दोनों की बात का एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी मैं। बिल्कुल एरम, हालांकि जो मुजरा शब्द है, मुझे नहीं लगता है कि देखिए राजकुमार जी नहीं कहेंगे कि उसके आगे पीछे क्या था। मुझे जहाँ तक ध्यान है, प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि अगर कांग्रेस अपने वोट बैंक को के लिए मुजरा करना चाहे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।
तो इनका इशारा जो था वो वही है जो पहले वो कहते रहे। और जहाँ तक देखिए सवाल उमंग सिंगार का है, तो उमंग सिंगार क्या कई बार होता ये है ना कि सियासतदार बहुत चतुर होते हैं, आरोप किसी पर होता है, संदेश किसी और के लिए होता है। तो अब जो चुनाव के दौरान या इससे पहले जो भी हुआ है, और अब मैंने परिणाम आने के बाद, तो स्वाभाविक तौर पर अब वो एक तरीके से सफाई है। जैसे पहले जीतू पटवारी ने दी कि वो उन्होंने संगठन की कमजोरी स्वीकार की और उसको सुधारने की बात कही। अब नंबर उमंग सिंगार का है, तो उन्होंने भी कहा कि देख भैया मुझे भी ऐसे लालच मिले थे, लेकिन मैं तो वफादार सिपाही हूँ। मतलब संदेश कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को है कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ। तो ये है, होता है इस तरह का। और संदेश कहीं आरोप किसी और पर होते हैं, संदेश किसी और को होता है। वो वही मुझे लगता है ये सब हुआ है। तो बिल्कुल मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी, अजय जी आपका भी और राजकुमार जी आपका भी। बड़ी खबर बड़ी बहस में तो बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं, वहीं आम जन चुनाव परिणाम को लेकर उत्सुक है और सबकी निगाहें 4 जून पर टिकी हुई हैं। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमने इसी मुद्दे पर चर्चा करी। चर्चा के लिए पैनल का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए TN न्यूज़। नमस्कार।